दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था पिछली कक्षाओं में राजन सीरीज विषय के लघुत्तरीय प्रश्नों को। और विषय था सामाजिक अध्ययन। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद है सभी जो है सीरीज जो चल रहे हैं पसंद आ रहे होंगे राजन सीरीज का। तो बने रहिएगा पूरे लास्ट तक और आनंद लेते रहिएगा पढ़ाई के साथ साथ, और जुड़े रहिएगा। एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है, कब आ जाएगा कोई भी भरोसा नहीं है। तो पूरा जो है वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, मैं पूरा पीडीएफ डाल दिया हूँ। नहीं वीडियो देखना है तो आप वहाँ से टेलीग्राम पर पीडीएफ लेकर के आप पढ़ लीजिएगा पूरा। और पढ़ना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर पूरा पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आराम से 90 प्लस लेके चले जाएंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ें देखनी रहेगी आपको, एक राजन सीरीज का देख लीजिए और हमने 2016 से 2024 तक का जो पेपर सोल्यूशन करा दिए है, जाइएगा वहाँ पर जो है हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए है, तो वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से आप पूरा पढ़ पाएंगे। तो उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 91 से चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 91 है, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था? उत्तर है 1453 में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, जो यूरोप तथा भारत के मध्य स्थल मार्ग नहीं रहा। यूरोपी देश समुद्री मार्ग की खोज में लगे थे। जो यूरोपीय देश थे वो थे समुद्री मार्ग की खोज करते हुए दूसरे देशों में जाना। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। वह भी जो है दोस्तों दूसरे देश जा रहा था, लेकिन वह गलती से भारत पहुंच गया। उसने भारत में आने के साथ ही एक नए युग का प्रारंभ हुआ। जब वो आया तो नए युग का प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ वो भी जानेंगे। वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा के व्यय का 60 गुना अधिक लाभ कमाया। जब वहाँ यहाँ पर आया तो मसाले की खोज के लिए आ रहा था। ठीक है, जा रहा था दूसरे खोज के लिए, चला आया यहाँ पर, तो जो मसाला ये का व्यापार होने लगा तो उससे जो है लगभग 60 गुना इसका मुनाफा बढ़ गया है। तो आगे देखेंगे 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा का पहला पुर्तगाल गवर्नर जनरल बन करके भारत आया, और अल्मीडा के बाद 1509 में अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन करके आया। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। जो व्यापार करने के लिए दोस्तों उन्होंने घर बनाया, और घर जो है कोचीन में खोला, जो केरल के आसपास है। ठीक है, प्रश्न संख्या 92 है, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? उत्तर है भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ शासन कर रही थी। अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने हेतु आज्ञापत्र प्राप्त किया। 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स आज्ञापत्र लेकर के मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार आया, और 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी स्थापित हुई। अब यहाँ 1613 में कहाँ पर हो गई, तो सूरत में भी जो है घर बना दिए गए, और यहाँ से जो है व्यापार होना शुरू हो गए। 1615 में सर थॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार आगरा आया और 3 वर्ष तक वहीं पर रहा। प्रश्न संख्या 93 है, भारत में डचों का आगमन कब हुआ? उत्तर है पुर्तगालियों को मिले व्यापारिक लाभ से प्रोत्साहित होकर के हॉलैंड निवासी, जिन्हें डच कहा जाता है, उनका पहला व्यापारिक बेड़ा मालाय द्वीप समूह में आया। केप ऑफ गुड होते हुए भारत में 1596 में आने वाला कार्नेलियस डे हस्तामान प्रथम डच नागरिक था। आगे 1600
2 ईस्वी में भारत में डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। डचों ने भारत में मछलीपट्टनम, कालीकट, सूरत, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, भड़ौच, क्रॉम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, पटना, बालासोर, भारत, तमिलनाडु आदि भागर और तमिलनाडु आदि जो है व्यापारिक कैंप स्थापित कर दिए गए और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों के आगमन से हो गया। ठीक है, आगमन से हो गया और अंग्रेजों तथा डचों के मध्य वेदरा में युद्ध हुआ था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 94 इलाहाबादी की संधि कब हुई? तो उत्तर है बक्सर युद्ध के बाद दोनों पक्षों के मध्य 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित हैं। अ है अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। आगे देखेंगे ब है कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह को दे दिए गए। स है नवाब ने चुनार अंग्रेजों को दे दिए। प्रश्न संख्या 95 है अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कार्य किए? तो आइए देखते हैं 2023 में भी पूछा गया है। उत्तर है अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने के कई प्रयास किए। अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं और न ही साम्राज्य का अपना अधिकार बनाए रख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया और उनमें से अधिकांश राजपूत थे, जिसमें अकबर ने वैवाहिक संबंध एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। राजपूतों के लिए उसने अपनी अलग-अलग नीति से निर्धारित की। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ तथा स्वामी भक्त राजपूतों को अपनी सेवाओं के लिए, जिससे मुगल साम्राज्य काफी दिन तक जीवित रहा। अकबर ने भगवान दास तथा राजा मान सिंह बोरबल बोर नहीं ये बीरबल है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा तभी कह रहे हैं। बीरबल एवं टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए। अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर की राजकन्याओं से विवाह भी किए और इस तरह जो है अकबर का एक अस्थायी और शक्तिशाली विस्तृत राज्य साम्राज्य कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और जिन राजपूतों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके विरुद्ध उसने युद्ध किए और कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह ने सर झुकाने से इनकार कर दिया और जल्दी ही अकबर की सेना और राणा का सामना सन 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। अकबर में धार्मिक कट्टरता का अभाव था। अकबर जो था वो धार्मिक कट्टरता उसके अंदर नहीं थी, कमी थी। अन्य धर्मों के प्रति उदार था या जो है हिंसा नहीं करना चाहता था। उसने सर्वमान्य धर्म दीन ए इलाही की स्थापना की। उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खान प्रार्थना गृह बनवाया जहाँ वह सभी धर्मों के लोगों के साथ धार्मिक चर्चा करता था और सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 96 है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए 2023-24 में है। उत्तर है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण और उत्तर है इसमें औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और हिंदुओं को बालात मुसलमान बनाने का प्रयास किया। आगे
इसके परिणामस्वरूप हिंदू उनके विरुद्ध हो गए और उनके शासनकाल में बुंदेलों, सिखों और जाटों, मराठों, राजपूतों ने विद्रोह किए और मुगल साम्राज्य को अपार क्षति पहुंचाई। आगे है औरंगजेब की दक्षिण नीति। हेडिंग है, औरंगजेब ने अपने जीवन काल में लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने शासन के 25 वर्ष दक्षिण दक्षिण में ही व्यतीत किए। दक्षिण में हुए विद्रोह के दमन में अपार धनराशि व्यय हुई। दक्षिण में लगातार रहने के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका। प्रश्न संख्या 97 है, जल संसाधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जल संसाधन के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। अधिकांशतः लोगों को जीवन हेतु ताजे जल की आवश्यकता होती है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। जल का उपयोग कृषि और औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन के लिए तथा पर्यावरण गतिविधियों के लिए होता है। प्रश्न संख्या 98 है, जनपद स्तर पर कौन-कौन से न्यायालय होते हैं? इनका विवरण लिखिए। तो आइए देखते हैं जनपद पर कौन-कौन से न्यायालय होते हैं। उत्तर है, जनपद स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इनमें एक जिला न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा है मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है। लेकिन यदि जिला स्तर पर देखा जाए तो 6 प्रकार के न्यायालय दृष्टिगोचर होते हैं। पहला होता है फौजदारी, दीवानी, भू राजस्व, विवाह और उपभोक्ता न्यायालय। ये जो है कहाँ पर होते हैं? तो जिला स्तर पर होते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, महाद्वीप किसे कहते हैं? उत्तर है, महाद्वीप एक विस्तृत भूभाग पर फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है। महाद्वीपों को व्यक्त करने का कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है। अलग-अलग सभ्यताओं और वैज्ञानिकों के महाद्वीपों की अलग-अलग परिभाषा दी है, पर आप राय यह है कि यह एक महाद्वीप धरती पर बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 100, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में बताइए और दोनों के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है परंपरागत ऊर्जा और दूसरा जानेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा। तो पहले परंपरागत ऊर्जा देखते हैं। ऊर्जा के परंपरागत के वे स्रोत हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल में किया जा रहा है। ईंधन तथा जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत होते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में मुख्य रूप से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, जल बिंदु आदि को शामिल किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों कोयला, जल, प्राकृतिक गैस, ईंधन ये सभी इस्तेमाल होते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा देखते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षम ऊर्जा भी कहते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा होगा, जैव ऊर्जा हो जाएगा, ईंधन प्रदान करने वाली ये क्या है यहाँ पर, ठीक है, विद्युत वाहन हो गया, ज्वरीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा शामिल होती हैं। मतलब ये चीज़ें जो है दोस्तों अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ये जो है किसी भी प्रकार के प्रदूषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब प्रदूषण नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा ही है, ठीक है। तो ये जो है पवन चक्की है, ये भी जो है कार्य करते हैं अच्छे से और जो प्रदूषण होता है उससे नहीं होता है। प्रश्न संख्या 101 है, वन कितने प्रकार के होते हैं और संक्षिप्त में इनका वर्णन करना है। 23 और 24 में आया है तो इसलिए यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। वन के प्रकार, ठीक है। तो वन जो है दोस्तों मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, जैसे आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन, उप अल्पाइन, उप शीतोष्ण तथा शीतोष्ण, जिन्हें 16 मुख्य
वन प्रकारों में उप विभाजित किए गए हैं। उनमें से संक्षेप में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्वतीय वन और दलदली वन। प्रश्न संख्या 102 है, दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। 2023 में पूछा गया है। उत्तर है, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खनिज संसाधन सोना, चांदी, तांबा, लौह अयस्क, टिन और पेट्रोलियम है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले इन संसाधनों ने अपने देशों को विदेश रूप में युद्ध के समय अत्यंत औद्योगिक देशों द्वारा तीव्र आर्थिक विकास के दौरान उच्च आय प्रदान की है। दक्षिण अमेरिका के इन संसाधनों के अतिरिक्त भूमि, ताजा जल, वायु, दुर्लभ मृदा तत्व और अयस्क जैसे सोना सहित भारी धातुएं आदि शामिल हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 103, लौह कितने प्रकार के होते हैं? हमारे जीवन में धातुओं का उपयोग बताइए। तो अथवा इसको कह सकते हैं, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? लौह धातुओं की उपयोगिता बताइए। तो आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर क्या होता है। ठीक है, लौह धातु में अन्य पदार्थों से मिले होने से इसे लौह अयस्क कहा जाता है। लौह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट तथा सिडेराइट 4 प्रकार के होते हैं। उपयोग अगर देखें दोस्तों तो लौह धातु का विभिन्न कार्यों में उपयोग होता है। ठीक है, अर्थात लोहा जो होता है देखते ही हैं कहाँ-कहाँ लोहा उपयोग होता है। इसी प्रकार जैसे अन्य धातु में तांबा हो गया, टिन हो गया, पीतल हो गया, शीशा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट आदि जो है औद्योगिक तथा सामान्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी किया जाता है, इसका उपयोग होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 104 है, विश्व में प्राकृतिक शक्ति के प्रमुख संसाधन कौन-कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा, विश्व में प्राकृतिक शक्ति के 3 साधन होते हैं। पहला है कोयला, दूसरा है खनिज, तीसरा है जल शक्ति और चौथा है, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 हो गए। आगे देखते हैं इन सभी को अलग-अलग प्रकार से। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर कोयला। शक्ति के साधनों में कोयले का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन प्रदेशों में वनस्पति धीरे-धीरे पृथ्वी के भीतरी भाग में दब जाने और वहाँ की गर्मी से झुलस कर ठोस हो जाने से कोयला बनती हैं। कोयला कार्बनिक एवं टर्सरी युगों में बना है। कोयला ईंधन तथा रासायनिक पदार्थों का स्रोत है। कार्बन की मात्रा का ज्वलनशील तत्वों के आधार पर एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट नामक 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है खनिज अर्थात पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ जलज चट्टानों में पाया जाता है जो वनों एवं समुद्री जीव जंतुओं के दब जाने से बना है। तेल प्रायः नमकीन जल और गैसों के साथ मिलकर मिला पाया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के साधनों के संचालन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, कृत्रिम रबड़, विस्फोट, सुगंधित द्रव्य, नायलॉन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में भी पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। इतना घुमा करके कहने की क्या जरूरत है दोस्तों। जो ये खनिज तेल होते हैं ये जो है जमीन के अंदर पाए जाते हैं। जो पेड़ पौधे जीव जंतु दब जाते हैं, मर जाते हैं, उन्हीं से जो है ये काफी वर्षों बाद, बहुत ही समय बाद, मतलब लाखों वर्ष या जो भी कह लीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पर दोस्तों वो सड़ गल करके जो है खनिज पदार्थ या पेट्रोलियम का जो बनता है, ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ बन जाता है। तो उसी को निकाल करके उपयोग में फिल्टर करके प्रयोग में लाया जाता है। तो उसके तमाम प्रकार के जैसे चारकोल हो गया, तो इन्हीं प्रकार के बनते हैं। आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट है जल विद्युत शक्ति। ठीक है, शक्ति के साधनों में जल विद्युत का प्रमुख स्थान है। बहते हुए जल को ऊंचाई से नीचे गिर करके टरबाइन ईंधनों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 105 है, विश्व में प्रमुख रेल मार्ग कौन से हैं? तो उत्तर है
विश्व में प्रमुख रेल मार्गों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं। और पहला पॉइंट है उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह यूएसए के सिएटल नगर से न्यूयॉर्क तक जाता है। दूसरा है मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह यूएसए के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर तीसरा पॉइंट है दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह यूएसए के लॉस एंजिल्स से न्यूयॉर्क तक व न्यू ऑरलियंस तक जाता है। आगे देखेंगे। चौथा पॉइंट है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यह कनाडा के कैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। और पांचवा है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। यह कनाडा से सेंट जॉन नगर से वैंकूवर तक जाता है। और छठवां है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। पूर्व सोवियत संघ के लेनिनग्राड नगर से मॉस्को होता हुआ व्लादिवोस्टोक तक जाता है। सातवां पॉइंट है ट्रांस काकेशियन रेल मार्ग। यह पूर्व सोवियत संघ के बाटूम से फरगान व शुष्क तक पाया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक जाता है ये। ठीक है, ट्रेनें एक दूसरे से कहाँ तक जाती है यही इसमें बताया गया। तो आठवां पॉइंट है केप हाग्रिया रेल मार्ग। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यह दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा तक जाता है। और 9 पॉइंट है आरियन एक्सप्रेस रेल मार्ग। यह यूरोप का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के तुतुस्तिनिया नगर तक जाता है। आगे देखेंगे। 10वां पॉइंट है ट्रांस एंडियंस रेल मार्ग। और यह द अमेरिकन महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और चिली के वालपैरेजो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स नगर तक जाता है। और 11वां पॉइंट है ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और यह पथ नगर से सिडनी नगर तक जाता है। प्रश्न संख्या 106 है संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता बताइए। और अथवा कह सकते हैं किन्हीं दो संचार साधनों के नाम लिखिए और उनकी उपयोगिता का उल्लेख करिए। आगे देखेंगे दोस्तों। उत्तर है संचार का अर्थ संचार से तात्पर्य शब्दों, पत्रों, सूचनाओं या संदेशों द्वारा विचारों एवं संपत्तियों के विनिमय से होता है। संचार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। संचार में सभी चीजें शामिल हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालता है। अर्थात ये संचार का मतलब होता है दोस्तों, चाहे पत्र हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी बातें आदान प्रदान कर रहे हैं तो वही जो है संचार हो जाता है। ठीक है, संचार का अर्थ पुल होता है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने, समझने, व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित होती है। संचार द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। आगे देखेंगे संचार के साधनों की उपयोगिता क्या क्या है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदत्त विभिन्न साधन लाभदायक हैं। तो आगे है इसमें पहला इंटरनेट सुविधा के माध्यम से आप प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में यह सूचना जानकारी प्राप्ति का मुख्य साधन बन चुका है और वर्तमान समय में प्रत्येक विद्यालय, शिक्षा कक्ष और प्रत्येक ऐसा संस्थान जहां शिक्षा प्राप्ति से संबंधित क्रियाकलाप किया जाता है और जहां किया जा रहा है वहां पर अनुपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर
तो प्रत्येक प्रशिक्षक अपने शिक्षक कार्य को इस सुविधा का प्रयोग कर रहे हैं। सीधी सी बात समझिए दोस्तों, संचार का जो ये माध्यम है इंटरनेट का माध्यम क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से आप फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, वह दूसरे जगह प्रेजेंट चढ़ जाएगी आपकी टाइम से। वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और किसी भी इंटरनेट पे कोई भी सुविधाएँ ढूँढना चाहें तो सुविधाएँ ढूँढ सकते हैं। अगर इंटरनेट ही दोस्तों मेन बात है, अगर इंटरनेट खत्म कर दिया जाए तो लगभग 50% तो वैसे ही हर चीज़ें समाप्त हो जाएँगी। मोबाइल ही बेकार हो जाएगा, ठीक है? डिब्बा हो जाएगा एक प्रकार का। आगे देखेंगे कभी-कभी छात्रों को नवीनतम सूचनाओं से संबंधित गृह कार्य दिया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए छात्र इंटरनेट की सहायता लेते हैं। इंटरनेट से आप सूचनाओं को खोज करके उन्हें पढ़ सकते हैं आदि आप चाहें तो उन्हें सुरक्षित सेव करके भी रख सकते हैं, जिनकी आपकी आवश्यकता पड़ने पर दोबारा उसको पुनः से आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। दूसरा है वीडियो डिस्क। वीडियो डिस्क सुविधा द्वारा छात्रों की अध्ययन से संबंधित पाठ्य सामग्री को इस वीडियो डिस्क से संग्रहित कर लेता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र को अध्ययन हेतु दी जा सके और वर्तमान समय में शिक्षक भी सुविधा का प्रयोग कर सकें। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर। शिक्षण अनुदेशन की प्रक्रिया को कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा बिल्कुल परिवर्तित कर दिया जाता है और आज के प्रदेश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय से लेकर के इंस्टीट्यूट, नवोदय विद्यालय यहाँ तक कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूलों की कक्षाओं में इनका उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर को शिक्षण पाठ्यक्रम एवं महत्वपूर्ण अंश माना जाना चाहिए, ठीक है? कंप्यूटर जानते ही दोस्तों हर जगह हर क्षेत्र में है, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह जहाँ-जहाँ हवाई अड्डा, मतलब अगर कंप्यूटर नहीं है तो जान लीजिए सूना-सूना हो जाता है, वहाँ पर काम करने की गति जो है धीमी हो जाएगी। चौथा पॉइंट है दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न। हमारे देश में टेलीविज़न परिदृश्य में हुए परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन में प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक यूजीसी के शैक्षणिक कार्यक्रमों का दूरदर्शन प्रसारण कर रहा है। दूरदर्शन तथा अन्य संगठन जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी शिक्षा विभाग दूरदर्शन को एक शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और टेलीविज़न का शैक्षणिक कार्यक्रम एक जनसेवा के रूप में अपनी स्थापना से लेकर के आधुनिक समय में व्यापारिक रूप ले चुका है। लोग अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम देखते हैं और दूरदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के शैक्षणिक तथा विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करने वाले कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित होते हैं। आगे देखेंगे 5वां पॉइंट है टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है तो ये भी जानते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको द्वारा 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों से कई व्यक्ति किसी समस्या या विषय एक दूसरे के संचार के द्वारा अपने विचारों को आदान-प्रदान कर सकते हैं तथा तकनीकों में टेलीविज़न, रेडियो, उपग्रह, वैज्ञानिक बोर्ड, वीडियो टेक्स्ट आदि का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है? इसका मतलब है आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समझ लीजिए बस। 6वां पॉइंट है रेडियो। आधुनिक संचार के समस्त माध्यमों में रेडियो सर्वसुलभ माध्यम है। सन 1962 में भारत में एक नियमित प्रसारण सेवा के लिए भारत सरकार तथा एक निजी संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मध्य एक समझौता हुआ है। इसके अंतर्गत रेडियो लाइसेंस आवश्यक कर दिए गए हैं तथा लाइसेंस शुल्क के रूप में 60% सरकार तथा 40% ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को मिलना निश्चित है। उसी समय मुंबई के केंद्र उद्घाटन 23 जुलाई सन 1927 में, कोलकाता केंद्र का उद्घाटन अगस्त 1927 में हुआ था। आगे बात करेंगे दोस्तों 7वां पॉइंट है विभिन्न उपग्रह। जैसे आधुनिक समय में उपग्रह का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत रूप से हो रहा है।
उपग्रह के प्रयोग से इंटरनेट, दूरदर्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जैसे सुविधाओं का विकास हुआ और प्रारंभ में इन सभी व्यवस्थाओं का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कम होता था, परंतु अब जो है वर्तमान समय में इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है और शैक्षिक दूरदर्शन पर कई प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ज्ञान दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषय जैसे गणित हो गए, विज्ञान हो गए, पर्यावरण हो गए, इसको सही तरीके से और सरल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है लोगों के सामने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग उपग्रहों की देन होती है। इनसे कई प्रकार के शैक्षणिक विषयों तथा विचारों का आदान-प्रदान संभव होता है। इसमें विद्यार्थी की जिज्ञासा को विद्यालय अ, विशेषज्ञों विज्ञान करके शांति कर सकता है। आगे है उपग्रह, ठीक है? तो उपग्रह के माध्यम से ही छात्र के शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को घर बैठकर ही सुन सकते हैं। संचार का शिक्षा में बड़े स्तर पर उपयोग कर श्रेय उपग्रह को ही कहा जाता है क्योंकि रेडियो, इंटरनेट, टेलीविज़न, दूरदर्शन आदि उपग्रह का प्रयोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक होता है। उपग्रह व्यवस्था ने छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूरदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में भी उपग्रहों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। वर्तमान समय में विश्व के किसी भी स्थान पर बैठकर इंटरनेट द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 107 है, वायुमंडल का महत्व बताइए। आइए देखते हैं वायुमंडल का क्या महत्व है। उत्तर है वायुमंडल मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी है क्योंकि इनके बिना पृथ्वी पर मानव जीवन संभव नहीं है। अतः वायुमंडल का महत्व आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है वायुमंडल की निचली परतों पर जल वाष्प, धूल कण और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। यहाँ पृथ्वी से निकली ऊष्मा को सोखकर वायुमंडल को गर्म रखती है। दूसरा पॉइंट है सूर्य की ऊष्मा से वायुमंडल के तापमान में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण पवनें चलती हैं वे वर्षा लाने में सहायक होती हैं। तीसरा पॉइंट है वायुमंडल पृथ्वी के लिए कंबल या आवरण का कार्य करता है। इसके कारण सूर्य पराबैंगनी किरणें धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। और प्रश्न संख्या 108 है वायु दाब की प्रमुख पेटियों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं। उत्तर है पृथ्वी पर वायु दाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं और कौन-कौन सी हैं ये भी देखते हैं। और पहला पॉइंट है इसमें विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब। इसका विस्तार भूमध्य रेखा से 5 अंश उत्तरी तथा 5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच पाया जाता है। यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे तापमान अधिकतम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। फलस्वरूप यहाँ की हवा गर्म और हल्का होकर के ऊपर उठने लगती हैं, जिससे यहाँ पर वायु की कमी के कारण वायु दाब कम हो जाता है और इस कम दाब वाली पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम भी कहा जाता है। दूसरा है भूपोष्ण या उच्च दाब। यह पेटी उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों के भूमध्य रेखा दोनों 30 अंश तथा 35 अंश अक्षांशों के मध्य पाई जाती है या मापी गई है। यहाँ तापमान भी अधिक रहता है तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब तथा ध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों के ऊपर से आने वाली हवाओं के नीचे उतरने से वायुदाब भी उच्च पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो दोनों गोलार्धों में लगभग 60 अंश से 65 अंश अक्षांशों के बीच। तो एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है। तो इन दोनों गोलार्धों की बात कही जा रही है। निम्न वायुभार की ये पेटियां पाई जाती हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण इस
क्षेत्र की वायु ऊपर उठ करके ध्रुव तथा उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र की ओर चली जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में वायु विरल हो जाती हैं, अतः यहाँ निम्न वायु दाब पाई जाती हैं। चौथा पॉइंट है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यह पेटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 90 अक्षांश तक पाई जाती हैं। चूँकि यहाँ पर वर्षा भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वर्ष भर जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और तापमान अस्थायी रूप से बहुत ही निम्न रहता है अर्थात कम रहता है, अतः ध्रुवों के ऊपर उच्च वायु दाब पाया जाता है। जो ध्रुव होता है नॉर्थ या साउथ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उच्च दाब पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 109 है पवन को कितने भागों में या कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। पवन को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है अस्थायी अथवा प्रचलित अथवा भूमंडलीय पवनें। तो 3 नाम हैं, तीनों ध्यान दीजिएगा। ये पवनें महाद्वीपों तथा महासागरीय के बृहद क्षेत्रों पर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। इन्हें प्रचलित अस्थायी सनातनी तथा नियतवाही ग्राही या भूमंडलीय पवनों के रूप में जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च तथा निम्न दाब से संबंधित है। इनकी प्रमुखता जो है प्रमुख विशेषता अगर बात करें प्रमुख जो है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन होते हैं। अब इनको भी तीनों देखेंगे कि व्यापारिक पवन क्या होता है, पछुआ पवन क्या होता है, ध्रुवीय पवन क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है व्यापारिक पवन। अनियनवर्ती या उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पवन को व्यापारिक या सन्मांगी पवन कहते हैं। दूसरा है पछुआ पवन। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली अस्थायी हवा है। पश्चिम दिशा में बहने के कारण इसे पछुआ पवन कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें ध्रुवीय पवन। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब वर्ष भर बना रहता है। इसी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की ओर ये पवनें चलती हैं। इन्हें ध्रुवीय पवन कहते हैं। दूसरा है सामयिक या मौसमी या अस्थायी पवनें। मौसम समय के परिवर्तन के साथ साथ जिन पवनों की दिशा बिल्कुल उलट जाती है वे सामयिक या मौसमी या अस्थायी पवनें कहते हैं। पवनों के इस वर्ग में मानसून पवनें, स्थल समीर व सागर समीर को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है अस्थायी पवन। यह पवनें अस्थायी तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण स्थानीय स्तर पर विकसित होती हैं। ये छोटे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं और क्षोभमंडल की निचली परतों तक सीमित रहती हैं और ये गर्म तथा बर्फ से भरी धूल, रेत युक्ति आदि अनेक प्रकार की होती हैं। विश्व की कुछ मुख्य स्थानीय हवाएं हैं और चिनक, फान, सिरोक्को, हरमट्टन, बोरा, मिट्रल, ब्लिज़र्ड आदि। आगे प्रश्न संख्या 110 है। कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये एक बार हो चुका है, ठीक है। उत्तर है कोई भी कानून बनाने के लिए पहले संसद में विधेयक पारित किया जाता है। ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक। कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पहला है साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में करिए या लोकसभा में करिए, लेकिन अगर साधारण विधेयक है तब। दूसरा है विधेयक कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। तीसरा है आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उस सदन में पारित हो सकता है, अन्यथा उसको रद्द ही कर दिया जाएगा।
चौथा पॉइंट इसमें देखेंगे, आमतौर पर जब मत लिए जाते हैं तो सभापति अपना मत नहीं देते हैं, पर यदि विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत हैं, अर्थात बराबर हो जाते हैं दोनों, तब जो है सभापति अपना मत देते हैं और इससे जो है कम ज़्यादा एक वोटों से हो जाता है, तो उससे निर्णय कर लिया जाता है कौन जीता कौन हारा। यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है पर दूसरे सदन में नहीं पारित होता, जैसे लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, तो उस पर समस्या खड़ी हो जाती है। इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुलवा सकती है। और पांचवा पॉइंट है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना जरूरी है। और छठवां पॉइंट है, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस लोकसभा भेज सकता है। और सातवां पॉइंट है, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस थोड़ा सा उल्टा हुआ है क्या, ठीक है, भेज सकता है। लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकता है अगर लोकसभा चाहती है, परंतु वह विधेयक लोकसभा द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करते ही हैं, ठीक है। तो पहले नहीं होता था, ये बीच में नियम चेंज कर दिए गए, तो दबाव आता है। प्रश्न संख्या 111, हमारे मौलिक अधिकारों को लिखिए। तो जो हम लोगों का मौलिक अधिकार है, क्या क्या अधिकार हैं, तो उसको लिखना है। आइए देखते हैं, भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और कौन कौन से हैं। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का अर्थ है संविधान की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं। राज्य किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। समानता के मूल अधिकार निम्नलिखित होते हैं। पहला है विधि के समक्ष समानता, दूसरा है भेदभाव की समाप्ति, तीसरा है सरकारी नौकरियों में समान अवसर, और चौथा है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत, ठीक है। तो आइए इसमें देखेंगे दूसरा पॉइंट, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का बहुत अधिक महत्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकार में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें भाषण करना अर्थात विचार व्यक्त करना, दूसरा हो जाएगा विधि के समक्ष समानता, तीसरा है शांतिपूर्वक बिना किसी भी अस्त्र शस्त्र लिए स्वतंत्रता का मतलब सभा कर सकते हैं, और चौथा है समुदाय या संघ बना सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है। और पांचवा है भ्रमण अर्थात कहीं भी स्थान पर घूम टहल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह छूट मिल गई तो किसी आर्मी के कैंप में घुस जाइए, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो घूम सकते हैं हर जगह। और पांचवा पॉइंट है निवास की स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। और आगे है, इनमें देखते हैं पॉइंट को। तो पॉइंट जो है पहला, मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक, दूसरा है बेगार तथा बलपूर्वक श्रम का अंत अर्थात जबरदस्ती कार्य करवाना दबाव डाल करके, तीसरा है कारखाने आदि बालकों को काम पर लगाने का निषेध अर्थात जो कम उम्र के बच्चे हैं उन पर कारखानों में नहीं लगा सकते, चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा देश में पथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा तथा राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। और पांचवा पॉइंट है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। भारतीय संविधान की धारा 29 व 30 के अंतर्गत समस्त नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार दिए गए हैं। इसके अंतर्गत नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। पहला है अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, दूसरा है
अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे मूल अधिकारों में संवैधानिक उपचारों के अधिकार सबसे अधिक महत्व है। हमारे संविधान के नागरिकों की रक्षा समुचित व्यवस्था की है। संविधान की जो धारा 32 है उसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं। इसके अनुसार यदि कोई अन्य व्यक्ति या राज्य के सरकारों के इस अधिकारों का आघात पहुंचाते हैं अथवा छीनते हैं या उससे संबंधित व्यक्ति को न्यायालय जाने का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, और न्यायालय उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय जैसे नागरिकों के इन अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक आदेश जारी कर सकते हैं। और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 112 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है, तो इसको देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र पूर्ण रूप से जनता की शासन व्यवस्था है जिसमें शासन अपने कार्यों हेतु पूर्ण रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होता है। शासन संचालन भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। सूचना के अधिकार से आशय उस वैधानिक अधिकार से है जो किसी देश के लोगों को सरकारी कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने का अवसर एवं पहुंच प्रदान करता है। इसके द्वारा नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने, विभिन्न दस्तावेज सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना होता है ताकि लोकतंत्र में नागरिकों की सूचनाओं से वंचित न हो रखा जा सके और बल्कि विभिन्न विभागों में सूचनाओं की पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित हो सके। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून 2005 को पारित हुआ था। जो ये पारित हुआ ये 15 जून 2005 को पारित हुआ। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में 12 दिसंबर 2005 को लागू हो गया। प्रश्न संख्या 113 है मौलिक कर्तव्य का महत्व जो है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 113 का उत्तर है संवैधानिक अर्थात संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य सबसे अधिक नैतिक तथा महत्वपूर्ण अंग है। मौलिक कर्तव्य ही नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। संविधान में नागरिक मौलिक कर्तव्यों के उल्लेख से आशा की गई है यदि भारतीय नागरिकों को अपने कर्तव्यों का अधिक स्पष्ट रूप से बोध और अच्छे ढंग से इसका पालन कर सकेंगे और इन कर्तव्यों की अवहेलना किए जाने पर अभी तक किसी भी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसमें जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं दोस्तों, ठीक है, इसके अंतर्गत शिक्षा से बात कही गई है और धार्मिक स्वतंत्रता और जो मतलब तमाम प्रकार की जो हम लोगों को अधिकार है वो दिए गए हैं। रोजगार से संबंधित, ठीक है, मांग सकते हैं, धरना कर सकते हैं, मतलब जो भी है दोस्तों इसमें पढ़ेंगे तो जो है दिखेगा। ठीक है, किंतु संसद द्वारा इस विषय में उचित दंड की व्यवस्था की जा सकती है। जैसे अगर इसको संशोधन करना हुआ तो संशोधन जो है किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 114 है भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख इस प्रकार है। पहला है आर्थिक सुधार संबंधी तत्व, दूसरा है सामाजिक संबंधी तत्व, तीसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संस्कृति सुरक्षा अथवा विकास संबंधी तत्व, चौथा है न्याय एवं शासन सुधार संबंधित तत्व, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुधार संबंधी तत्व। प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की कटु आलोचना की जाती है, लेकिन फिर भी न्यायाधीशों तथा विद्वानों द्वारा इसके महत्व को स्वीकार किए गया है। इन सिद्धांतों तथा तत्वों के महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे
पहला पॉइंट हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और दूसरा है शासन का पथ प्रदर्शन, ठीक है, इसी के माध्यम से चलता है। तीसरा है निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति, ठीक है, और चौथा है मूल अधिकारों के पूरक। प्रश्न संख्या 116 देखेंगे दोस्तों, मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या होता है उसको स्पष्ट करना है। आइए देखते हैं मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। पहला है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो पहला पॉइंट है मूल अधिकार नागरिकों की वैधानिक मांग है और इसके अंतर्गत न्यायालय तथा संरक्षण प्राप्त है। अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण अर्थात नहीं हो पाता है, उनका अधिकार दबाया जाता है, तो वह जो है न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय तथा संरक्षण प्राप्त नहीं है। राज्य द्वारा उल्लंघन होने से न्यायालय में चुनौतियां नहीं दी जा सकती। अर्थात जो मूल अधिकार है दोस्तों, जैसे बोलने का अधिकार, शिक्षा संबंधित अधिकार, ये सभी अधिकार के लिए आप जो है अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप जो है न्यायालय की शरण जा सकते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है, अगर राज्य चाहेगी तो देगी आपको, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। मूल अधिकार में दूसरा है मूल अधिकारों का विषय व्यक्तिगत है, इसका संबंध व्यक्ति के विकास से होता है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है यह विषय राज्य तथा राज्य लक्ष्य सामाजिक कल्याण से होता है। मतलब राज्य जो अपने आप को जो मतलब विकास करने के लिए जो लोगों को देती है आज़ादी, वो जो है चाहे तो देगी चाहे तो नहीं देगी। तीसरा पॉइंट है मूल अधिकारों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्थापित या निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकार जैसे कोई देश पर संकट आ रहा है तो वहाँ पर जो है धरना करने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार जो हम लोगों को मतलब शांतिपूर्वक करने का अधिकार। ऐसा थोड़ी ना है कि आपातकाल लगने वाला है और आप जो है स्वतंत्र, ऐसा नहीं, पीड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन यही जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है तब ये प्रदर्शित हो सकता है, लेकिन इसको जो है कभी भी जो है इसको किया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो बातें कही गई हैं। चौथा है मूल अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करती है और नीति निर्देशक तत्व आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। पांचवा है मूल अधिकारों की प्रकृति जो है नकारात्मक होती है, नकारात्मक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व इसकी प्रकृति जो है सकारात्मक होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा जो है हमने कंप्लीट कर दिया है इसको, और वीडियो कैसा रहा बताइएगा। आप सभी जो है एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार